मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मानव में पोषण या आहार नाल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है, जिसका प्रथम भाग मुख गुहा या माउथ कैविटी कहलाता है। माउथ कैविटी में 32 दांत होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। विभिन्न प्रकार के जंतुओं में अलग अलग प्रकार के दांत विकसित होते हैं। मुख गुहा का जो पिछला भाग है, लास्ट भाग है, वही ग्रेशिका या फेर्नेक्स कहलाता है। यह 2 भागों में नेसो और वो फेर्नेक्स में बटा होता है। आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रास नली, आसोफेगस। यह ग्रास नली 25 से 30 सेंटीमीटर एक लंबी नली है, जो गर्दन से नेक से होते हुए चेस्ट में प्रवेश करती है, और ये डायफ्राम है, इसको स्ट्रक्चर को भेदते हुए उदर गुहा या एब्डोमेन कैविटी में प्रवेश करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भागे हुए। पहला भाग कार्डियक, बीच का भाग फंडिक और लास्ट का भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। स्टमक के ऊपर ही एक ग्रंथि होती है, पाचक ग्रंथि जिसे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यकृत या लीवर। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। और इसी लीवर के ऊपर आप एक ये काला सा भाग देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय या गाल ब्लैडर में पित्त एकत्रित होता है, याद रखेंगे बच्चों। पित्त का निर्माण यकृत की कोशिकाओं में होता है, संचित सिर्फ पित्ताशय में होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमाशय के बाद आहार नाल का सबसे बड़ा भाग आता है, जिसे हम कहते हैं छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला भाग ये यू आकार का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। इसके बाद जो दूसरा भाग आता है उसको हम मध्यांत कहते हैं या जेजुनम, और लास्ट का भाग आता है उसे हम कहते हैं इलियम। इन तीनों को मिलाकर छोटी आंत बनती है। छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी नली होती है। यहीं पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ड्यूडेनम यू आकार के भाग में ही एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जिसे हम अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। आइए हम लोग बड़ी आंत पर चलते हैं। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन ये 1.5 मीटर लंबी नली होती है। इसका एक बीच का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं सीकम या अंधनाल। यह अवशेषीय अंग है। यह सेलुलोज पचाने का काम आता है। वर्तमान समय में इसका कोई भी उपयोग मनुष्य की आहार नाल में नहीं होता है। दूसरा जो भाग आता है वो कहलाता है आपका कोलन। कोलन या बृहदांत। यह जगह जगह से इस तरह से फूला होता है। ये फूले हुए भाग क्या कहलाते हैं? हास्ट्रा कहलाते हैं। बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग कहलाता है रेक्टम। ये जो भाग है रेक्टम है, रेक्टम या मलाशय। इसके बाद आपका मलाशय एक छोटी सी नाल, जिसे गुदा नाल कहते हैं, में बदल जाता है, एनल कैनाल में बदल जाता है, और यह एनस द्वारा बाहर की ओर खुलता है। बड़ी आंत में एक छोटी सी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भी अवशेषीय अंग है। कभी कभी यह अगर मनुष्य के पेट में बढ़ती है तो इसे ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही असहनीय दर्द होता है। इस प्रकार आपने मनुष्य के आहार नाल देखी। आइए अब हम लोग इस आहार नाल में क्या क्या होता है इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक, गुदा मतलब एनस तक, एक लगभग 9 मीटर लंबी नली होती है। जो भोजन हम खाते हैं उसे इस भोजन नली से गुजरना पड़ता है। मुख गुहा में भोजन दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। साथ ही 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, जिन्हें हम सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं, की सहायता से, जिनसे लार या सलाइवा निकलती है, भोजन में मिक्स हो जाती है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में आगे बढ़ता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो जटिल शर्करा यानी स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है।
आहार नाल में भोजन आसानी से गतिमान रहे, इसके लिए आहार नाल में क्रमांकुचन गति होती रहती है। आइए देखते हैं आहार नाल में भोजन का गमन मार्ग क्या है। सबसे पहले भोजन माउथ कैविटी में जाता है, माउथ कैविटी के बाद फेरनेक्स में जाता है, फेरनेक्स मतलब ग्रशिका, उसके बाद ऑसोफेगस ग्रास नली में, उसके बाद अमाशय स्टमक में, अमाशय के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में एनस द्वारा बाहर जो अपचित पदार्थ रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अमाशय की भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ। बच्चों, अमाशय में लगभग 1.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो पाचन के कार्य में सहायक होती हैं। इनसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्म में एक म्यूकस चिकना पदार्थ होता है का स्रवण करते हैं। HCl माध्यम को अम्लीय बना देता है जो पेप्सिन के क्रिया करने में सहायता करता है। श्लेष्म अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत में प्रवेश करता है। शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्रांत या इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, जबकि मांसाहारी में क्षुद्रांत छोटी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अमाशय से श्रवण प्राप्त होते हैं। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रवित पित्तरस इस कार्य को करता है। पित्तरस में मौजूद पित्त लवण वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसे इमल्सीकरण कहते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्नाशयिक रस का श्रवण अग्नाशय पैंक्रियाज करता है। इस रस में प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति से आंतरिक रस निकलता है। इससे उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पचित भोजन पोषक पदार्थ क्षुद्रांत में मौजूद उंगली नुमा संरचना विलाई के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत या बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, और यही वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वार एनस द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज बस इतना ही। आइए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिएगा। ओके, गुड बाय।